एसेसमेंट करते हैं जब हम नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते हैं। नर्सिंग प्रोसेस जो होता है एनपी मतलब नर्सिंग प्रोसेस, उसमें हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं, मेन 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें आप ऐड पाई से आप याद रखोगे, ऐड पाई से आप याद रखोगे। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला होता है असेसमेंट। असेसमेंट में हमें डाटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, पेशेंट की सारी हिस्ट्री मिलती है। इसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। डी मतलब डायग्नोसिस। इस पे हम डायग्नोसिस मतलब होता है प्रॉब्लम को क्या करना, प्रॉब्लम देखना, पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हम जब हमने देख लिया, असेसमेंट हमने कर लिया, प्रॉब्लम देख लिया, डायग्नोस कर लिया प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, है ना। फर्दर हमारे पास आता है पहली चीज़ हम गोल रखते हैं, है ना। जी मतलब गोल रखते हैं। उसके बाद इस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या क्या इंटरवेंशंस लेते हैं, दैट इज आई। ठीक है, मैंने बोला असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस हम डायग्नोसिस मतलब प्रॉब्लम क्या है, देन उसके बाद प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गोल रखते हैं, हमने क्या क्या करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने सही करनी है। उसके बाद इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, दैट इज इंटरवेंशन मतलब एक्शंस। उसके बाद ये इंप्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे हम खाली लिखते हैं, प्लानिंग में हम प्लान करते हैं, गोल्स रखते हैं, इंटरवेंशंस लिखते हैं, बट यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन स्टेप में आके हम क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम करते हैं, एक्शन में लाते हैं। देन उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। अब हमने ये जो सारे स्टेप्स देखे, सारे स्टेप्स किए, हमने जो इंटरवेंशंस लिए, क्या वो सही से काम किया या नहीं किया, वो हम इवैल्यूएट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ फीवर। सबसे पहली चीज़ फीवर क्या होता है पता होना चाहिए। मैंने कल पढ़ाया था आपको, फीवर की डेफिनेशन भी पढ़ाई थी मैंने, मैकेनिज्म पढ़ाया था। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि फ़ीवर है, कैसे पता चलता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ फीवर। सबसे पहली चीज़, फीवर क्या है, ये एक डिजीज़ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि फीवर क्या है, एक डिजीज़। फीवर डिजीज़ नहीं है, बट ये क्या है, इट्स ए इंडिकेटर ऑफ अ डिजीज़। मतलब कि जिस पेशेंट में फीवर होगा और उसमें क्या होगा, डेफिनेटली जो वो डिजीज़ प्रेजेंट होगी, क्योंकि इसका रूट कॉज ही जो है डिजीज़ होता है। फीवर किसकी वजह से होता है, डिजीज़ की वजह से होता है, बट इट इज़ नॉट एन डिजीज़। ये क्या है, एक सिम्टम है। तो फीवर क्या है, एक सिम्टम है जिसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है। नॉर्मल रेंज कितना होता है, 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल होता है। जब इससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फीवर बोलते हैं। ठीक है लेकिन जो फीवर होता है इसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी डिजीज़ जो है पेशेंट में हो सकती है। तो इन सब को हम जो है एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है हमारे पास, इसमें जो है टेम्परेचर कभी राइज़ होता है ना, रेगुलर इंटरवल्स पे टेम्परेचर राइज़ होता है और फिर वापस से नॉर्मल आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि सब नॉर्मल टेम्परेचर भी देखा जाता है। सब नॉर्मल मतलब देखो, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इस नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगा, फिर वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। मतलब दिन के किसी टाइम पर ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फीवर होगा, उसके बाद ये वापस से नॉर्मलाइज होगा। बट इवन जो ये नॉर्मल रेंज है इससे नीचे भी चला जाता है टेम्परेचर, जिसको हम सब नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, तो ये कब होता है, दिन के किसी टाइम पर होगा और उसके बाद वापस से जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा। किस कंडीशन में होगा, ये ज़्यादातर जो है मलेरियल पेशेंट्स में देखा जाता है। देन उसके बाद रेमिटेंट फीवर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर इज मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस एंड नेवर कम्स इन द नॉर्मल रेंज। इसमें क्या होता है, दिन भर जो है टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग का डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। कब होता है, पूरा दिन जो है फीवर रहेगा पेशेंट को। ठीक है, और कभी भी इसमें जो है टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में नहीं आता। ठीक है, हमेशा हाई ही रहता है। दैन उसके बाद रिलैप्सिंग फीवर, पीरियड ऑफ फीवर फॉलोड बाय नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 48 आवर। इसमें क्या होता है, कुछ दिन फीवर होता है, फिर 1 से 2 दिन के लिए क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा पेशेंट, और उसके बाद जो है फिर से फीवर आ जाता है। ठीक है, और 1 से 2 दिन मतलब 24 to 48 आवर्स के लिए पेशेंट जो है नॉर्मलाइज हो जाता है, फिर से वापस आ जाता है फीवर, दैट इज़ रिलैप्सिंग फीवर। ठीक है, किस कंडीशन में, ये भी मलेरिया केसेस में ही देखा जाएगा, जिसमें मेनली जो स्पेसिफिकली अगर बात करें, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, जब वो इन्फेक्ट करता है तब उसमें जो है ये कंडीशन मतलब रिलैप्सिंग फीवर देखने को मिलता है, या फिर बोरीलिया इन्फेक्शन जो होता है उसमें ये रिलैप्सिंग फीवर देखने को मिलता है। दैन उसके बाद होता है कॉन्स्टेंट फीवर। कॉन्स्टेंट फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर दैट रिमेन्स मोर देन नॉर्मल ऑलवेज। इसमें क्या होगा, हमेशा इस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ही टेम्परेचर रहेगा, पहली चीज़, विथ वेरी लेस फ्लक्चुएशंस। और इस टेम्परेचर में जब हमेशा इससे ज़्यादा ही रहेगा और उसमें बहुत कम जो है वेरिएशंस देखने को मिलेगी, फ्लक्चुएशंस बहुत कम, मतलब चेंजेस बहुत कम देखने को मिलेंगी। मोस्टली ऑकरिंग इन पेशेंट में टाइफाइड, ये मोस्टली जो है टाइफाइड पेशेंट में देखा जाता है, और इसमें बॉडी टेम्परेचर जो है ऑलवेज रिमेन्स मोर देन नॉर्मल विथ 1 to 2 डिग्रीज ऑफ वेरिएशन। अब हम इसमें क्या होगा, ये जो कॉन्स्टेंट फीवर वाले पेशेंट्स होते हैं, टाइफाइड वाले पेशेंट्स होते हैं, इनमें जब फीवर होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा, और उसमें क्या होगा, 1 से 2 डिग्री का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का ही वेरिएशन देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, देन उसके बाद इनवर्स फीवर। व्हाट इज़ इनवर्स फीवर, इनवर्स फीवर क्या होता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इज़ हायर इन मॉर्निंग एंड लोअर इन इवनिंग टाइम। क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर जो है जब आप इसमें चेक करोगे तो इनमें जो है
सुबह के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा और इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम में आप देखोगे इन पेशेंट्स में क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम होगा। मतलब कि ये बिल्कुल नॉर्मल से उल्टा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल अगर कंडीशन देखें, नॉर्मल कंडीशन में अगर देखें तो बॉडी टेम्परेचर सुबह जो है कम होता है, इवनिंग में जो है ज़्यादा होता है, बट इसमें उल्टा होता है, सुबह ज़्यादा होता है, शाम को कम होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं राइगोर। ठीक है, क्या होता है राइगोर? ए सडन शिवरिंग विथ कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी पेशेंट में, शिवरिंग होगी। उसके बाद शिवरिंग में ऑब्वियसली बात है, शिवरिंग में क्या होता है, जब थरात होती है पेशेंट में तो शिवरिंग मैकेनिज्म की वजह से हीट जनरेट होती है। तो उसके बाद क्या होगा, हीट जनरेशन क्या होगा, रेजड बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और उस बॉडी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो पेशेंट होता है उसको स्वेटिंग होगी, उसको पसीना आएगा। ठीक है, ये होता है राइगोर, जिसमें बॉडी टेम्परेचर जो है रैपिडली राइज करता है ड्यू टू शिवरिंग। ठीक है, देन उसके बाद आता है लो ग्रेड फीवर। ठीक है, व्हाट इज़ लो ग्रेड फीवर, नाम से ही पता चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर जो थोड़ा ही बढ़ता है, टेम्परेचर फॉल्स बिटवीन 99.5 डिग्री फ़ारेनहीट, जिसको हम 37.5 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, और 100.3 डिग्री फ़ारेनहीट, जिसको हम 38.3 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। इसके बीच के टेम्परेचर को, अगर इसके बीच का टेम्परेचर रहेगा पेशेंट में, उसको हम लो ग्रेड फीवर बोलते हैं। मॉडरेट फीवर में क्या होगा, इफ़ द टेम्परेचर राइजेज अबो, अब अगर इस टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर, मतलब कि 102.2 टू 104 डिग्री फ़ारेनहीट से ऊपर चला जाएगा, या फिर 39.1 तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट फीवर बोलते हैं। हाई ग्रेड फीवर किसको बोलेंगे, इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इज़ 104 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, अगर 104 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर रहेगा या इससे ज़्यादा रहेगा, या फिर 39.4 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा चला जाएगा टेम्परेचर, उसको हम हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। देन उसके बाद आता है हाइपर पायरिक्सिया। क्या होता है हाइपर पायरिक्सिया, इफ़ द टेम्परेचर इज़ अबो, जो मैंने कल भी पढ़ाया था, अगर 106 डिग्री फ़ारेनहीट, वहाँ में 105 बोला था, यहाँ पे 106 डिग्री फ़ारेनहीट या फिर 41.1 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको हम हाइपर पायरिक्सिया बोलते हैं। देन उसके बाद एक्यूट फीवर इफ़ द ड्यूरेशन, एक्यूट मतलब जो आता है चला जाता है, सडन होता है, अचानक से आता है और अचानक से जल्दी से वापस चला जाता है। इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ फीवर इज़ लेस दैन 7 डेज, अगर फीवर आता है 7 दिन में ख़त्म होगा, एक्यूट फीवर बोला जाएगा। अगर फीवर जो है वो 14 डेज तक चलेगा तो उसको हम सब एक्यूट फीवर बोलेंगे। क्रोनिक और परसिस्टेंट फीवर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अगर फीवर जो है वो 14 डेज से ज़्यादा टाइम लेता है तो उसको हम क्रोनिक और परसिस्टेंट फीवर बोल सकते हैं। ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फीवर की। सबसे पहली चीज़ इसमें आता है मेडिकल मैनेजमेंट, हम कैसे इसको मेडिकली जो है ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मेन एम इन फीवर ट्रीटमेंट इज़ टू रूल आउट एंड ट्रीट द कॉजेटिव एजेंट, यानी कि जो फीवर होता है वो खुद एक डिजीज़ नहीं होती है, बल्कि एक सिम्टम होता है, जो मैंने पहले भी कहा। फीवर क्या है, फीवर जो है एक सिग्नल होता है, मतलब बॉडी में जब भी फीवर होता है ये एक सिग्नल होता है कि बॉडी जो है, बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर फीवर होता है ये इंडिकेट होता है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ट्रीटमेंट का मेन मकसद क्या होता है कि फीवर को दबाना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उसकी रूट कॉज ढूंढना होता है और उसको ट्रीट करना होता है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शन है, हमने क्या करना है, इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, फीवर जो है खुद ही ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद इफ़ फीवर ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ए बैक्टीरियल और माइक्रोबियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स में भी प्रेस्क्राइब्ड। क्या होता है, अगर डॉक्टर को लगता है कि फीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, जैसे निमोनिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गए, तब क्या होता है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं, और जैसे ही बैक्टीरिया कंट्रोल होते हैं फीवर भी जो है उतर जाता है। देन उसके बाद एंटीबायोटिक ड्रग्स may be administered in certain circumstances to reset the elevated set point regulated by the hypothalamus, example aspirin और ibuprofen etc. ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है ऑब्वियस सी बात है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जब इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो टेम्परेचर का सेट पॉइंट बढ़ा देता है, जो मैंने कल अच्छे से डिटेल में समझाया था। इसी वजह से फीवर होता है हमें, जब सेट पॉइंट जो है बढ़ता है तो क्या होगा, अब एंटीबायोटिक ड्रग्स जो होती हैं, जैसे पैरासिटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमिक इस सेट पॉइंट को, जो हाइपोथैलेमस से सेट पॉइंट बढ़ाया था, उसको दोबारा नॉर्मल कर देते हैं, इस नॉर्मल कंडीशन में वापस लाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, फीवर जो है वो कम हो जाता है और पेशेंट को जो है कंफर्ट मिलता है। लेकिन याद रखना है कि हर पेशेंट जिसमें फ़ीवर होगा उसमें एंटीबायोटिक देना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ तब देते हैं जब पेशेंट अनकंफर्टेबल होगा या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है,
नाउ अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट की। सबसे पहला होता है असेसमेंट। असेस द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट थ्रू द प्रेफरेबल रूट एंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स। क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, नर्स का सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला रोल होता है असेसमेंट का, मतलब पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना। असेसमेंट मतलब क्या होता है? यहाँ पे असेसमेंट का मतलब होता है जो पेशेंट होता है उसका टेम्परेचर चेक करना, ठीक है, दैट इज़ असेसमेंट। मतलब पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना, चाहे ऑरली करे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू करे, एक्सिलरी के थ्रू, या फिर रेक्टल रूट से, किसी भी रूट से आपने जब टेम्परेचर चेक करोगे दैट इज़ असेसमेंट, ठीक है। और उसके बाद उसको प्रॉपरली आपने डॉक्यूमेंट भी करना है। जैसे ही असेसमेंट करोगे, टेम्परेचर चेक करोगे, जो भी फाइंडिंग मिलती है आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है। उसको अपने जो है कहीं पे भी जहाँ पे आप नोट डाउन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट कर रहे हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट कर देना है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बाद में आप क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें और डॉक्टर जो है उसको क्लियर डाटा मिल सके, एक प्रॉपर जो है उसका ट्रीटमेंट अगर वो सही से जा रहा है उसको इवैल्यूएट कर सके बाद में, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? असेस द पैटर्न, एक्सटेंट एंड कोर्स ऑफ फीवर एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स आल्सो। मतलब कि सिर्फ एक बार टेम्परेचर लेना काफ़ी नहीं होता, नर्स को देखना होता है कि फ़ीवर का पैटर्न क्या है सबसे पहली चीज़ फ़ीवर का पैटर्न क्या है। मतलब क्या ये इंटरमिटेंट फीवर है? पैटर्न मतलब टाइप ऑफ फीवर जो हमने अभी पढ़े, इंटरमिटेंट है, रिमिटेंट है, कॉन्स्टेंट फीवर है, रिलैप्स, कोई भी टाइप ऑफ फीवर है, और उसका एक्सटेंट क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? उसका एक्सटेंट मतलब क्या है कि वो कितना सेवियर है, क्या वो माइल्ड है या मॉडरेट है, क्या सेवियर है, ये चीज़ें देखनी है। और फीवर के साथ और क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे चिल्स हो गए, है ना, चिल्स हो सकते हैं पेशेंट में, स्वेटिंग हो गया, हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है पेशेंट में, पसीना आ सकता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है पेशेंट को। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करेगी, ट्रीटमेंट प्लान बनाने में हमें जो है हेल्प करेगी, ठीक है। देन उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इलनेस एज एविडेंस्ड बाय इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल। सबसे पहली चीज़, जब भी आप नर्सिंग डायग्नोसिस होगे, याद रखना जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, सारे नहीं मतलब 90% स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता ये क्या होता है, ठीक है। इसके हमारे पास जब भी हम बनाते हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला प्रॉब्लम, दूसरा ईटियोलॉजी मतलब कॉज, और उसके बाद रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, उसमें उस कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का, उसके बाद उस प्रॉब्लम की वजह से उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि उसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। पेशेंट क्या फील कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज साइंस एंड सिम्टम्स। पेशेंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पे पेशेंट को हाइपरथर्मिया है, ऑब्वियसली बात है, फीवर है, ठीक है, हाइपरथर्मिया, HT मतलब हाइपरथर्मिया है। ईटियोलॉजी क्या है? दैट इज रिलेटेड टू, और इसमें हम लिखते हैं प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू ईटियोलॉजी मतलब कॉज, ठीक है, दैट इज एविडेंस्ड बाय, एज एविडेंस्ड बाय, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं एज एविडेंस्ड बाय। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हाइपरटेंशन है। एविडेंस ये क्या बोलते हैं इसको? ईटियोलॉजी क्या है? कॉज क्या है? इलनेस है, कोई भी डिजीज़ होगी, अंडरलाइन कॉज होगा, कोई भी डिजीज़ होगी, दूसरी चीज़। उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? बाय इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या हो रहा है, जब हमने बॉडी टेम्परेचर चेक किया, बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से ज़्यादा चला गया है, ठीक है। ये याद रखें, नर्सिंग डायग्नोसिस, ये हमने बना लिया नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस देखना ज़रा, जो जब हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं, जब हम नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते हैं, नर्सिंग प्रोसेस जो होता है NP मतलब नर्सिंग प्रोसेस, उसमें हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं, मेन 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें आप ऐड पाई से आप याद रखोगे, ऐड पाई से आप याद रखोगे, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला होता है असेसमेंट। असेसमेंट में हमें डाटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, पेशेंट की सारी हिस्ट्री मिलती है। इसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। D मतलब डायग्नोसिस। इस पे हम डायग्नोसिस मतलब होता है प्रॉब्लम को क्या करना, प्रॉब्लम देखना, पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम हमने देख लिया, असेसमेंट हमने कर लिया, प्रॉब्लम देख लिया, डायग्नोस कर लिया प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, है ना। फर्दर हमारे पास आता है पहली चीज़, हम गोल रखते हैं, है ना, G मतलब गोल रखते हैं। उसके बाद इस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या क्या इंटरवेंशंस लेते हैं, दैट इज़ I, ठीक है। मैंने बोला असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस मतलब प्रॉब्लम क्या है, देन उसके बाद प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गोल रखते हैं, हमने क्या क्या करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने सही करनी है। उसके बाद इंटरवेंशन इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, दैट इज़ इंटरवेंशन मतलब एक्शंस। उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे हम खाली लिखते हैं, प्लानिंग में हम प्लान करते हैं, गोल्स रखते हैं, इंटरवेंशंस लिखते हैं, बट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्टेप में आके हम क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम करते हैं, एक्शन में लाते हैं। देन उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। अब हमने ये जो सारे स्टेप्स देखे, सारे स्टेप्स किए, हमने जो इंटरवेंशंस लिए, क्या वो सही से काम किया या नहीं किया, वो हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने समझा लिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं सोचा कि आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद आता है इसके इंटरवेंशंस। अभी मैंने कहा जो हम एक्शंस लेते हैं, इंटरवेंशंस, या फिर इसको हम एक्शंस भी लिख सकते हैं, क्या क्या एक्शंस लेंगे इसको जो है सही करने के लिए।
सबसे पहला इंटरवेंशन क्या होगा, एक्शन क्या होगा, लिमिट द फिजिकल एक्टिविटी टू लेसन द प्रोडक्शन ऑफ हीट। क्या होगा, अब हमने हीट प्रोडक्शन कम करनी है। जब पेशेंट को फीवर होता है क्या होता है, वो ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, है ना। अगर पेशेंट को फीवर है, फिर अगर वो क्या करता है, ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, जैसे चलेगा, चलना फिरना हो गया, उठना बैठना हो गया, रेस्टलेस रहना हो गया, तो मसल्स क्या करते हैं, वो और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। सो वैसी बात है, जब आप चलोगे, फीवर में चलोगे, जब आपके पास फीवर होगा, आप ज़्यादा उठोगे, बैठोगे, रेस्टलेस रहोगे, रेस्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपके मसल्स को काम करना पड़ेगा। जब मसल्स काम करेंगे, मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब हीट जनरेट होगी, उसी वजह से क्या होगा, फीवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए नर्स को इंश्योर करना होता है कि पेशेंट जो है बेड रेस्ट करे, अननेसेसरी मूवमेंट्स अवॉइड करे, ताकि एक्स्ट्रा हीट जो है वो बॉडी में ना बन पाए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द यूज़ ऑफ कूल स्पंज बाथ्स, कूल पैक्स एंड हाइपोथर्मिया, मतलब कूलिंग ब्लैंकेट्स टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर फ्रॉम द इंटरनल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हमने क्या करना है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम करना। अब क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम करने का एक और जो है तरीका होता है हमारे पास कि हीट को बॉडी के अंदर से बाहर निकालना है। मतलब बॉडी जो है, बॉडी में हीट अगर ज़्यादा बन रही है अभी, तो हमने बॉडी में हीट को बाहर निकालना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कूल स्पंजेस यूज़ कर सकते हैं, कूल स्पंज बाथ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो क्या होता है, ठंडी पानी की जो पट्टी होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं, या कूलिंग ब्लैंकेट्स जो है वो यूज़ करके हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पेशेंट को जल्दी कंफर्ट मिलता है और बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेफली जो है वो कम होता है पेशेंट में, ठीक है। देन उसके बाद ऑरल फ्लूइड्स आर इंक्रीज टू मेंटेन सेल्यूलर एंड इंट्रावेस्कुलर स्टेटस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ऑब्वियसली बात है, फीवर, जब भी किसी पेशेंट को फीवर होता है, फीवर के टाइम पे पेशेंट की बॉडी से ज़्यादा पानी जो है, ज़्यादा वाटर जो है वो स्वेटिंग, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म के थ्रू निकल जाता है बाहर, ठीक है। अब क्या करना है, अगर फ्लूइड्स नहीं दिए गए पेशेंट को, तो वो ऑब्वियसली बात है डिहाइड्रेट होगा पेशेंट, क्योंकि कंटिन्यूसली लगातार जो है पेशेंट की बॉडी से पानी वापस निकल रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, नर्स पेशेंट को क्या करती है, वो वाटर प्रोवाइड करती है, पानी देती है, जूस प्रोवाइड करती है, ORS देती है, ORS बना के देगी, सूप्स जैसे फ्लूइड्स देती है, ताकि सेल्स जो हैं वो डिहाइड्रेटेड रहें और सेल्स जो है वो हाइड्रेटेड रहें और ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। देन उसके बाद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर इंक्लूडेड इन द डाइट टू प्रिवेंट टिश्यू ब्रेकडाउन फ्रॉम द हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, ठीक है। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट मतलब कि जो फीवर होता है, वैसी बात है, फीवर के वक्त क्या होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। जब फीवर होता है किसी भी पेशेंट में, तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, ठीक है। जब फीवर होता है, पेशेंट की बॉडी में मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, इस फास्ट मेटाबॉलिज्म को फीवर के टाइम पे हम हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट बोलते हैं। इस टाइम मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, और अगर बॉडी को एनर्जी जो है वो इजीली अवेलेबल फूड से नहीं मिलती, तो बॉडी जो है अपनी ही टिश्यूज़ को क्या करती है, जैसे मसल्स हो गए, फैट्स हो गए, उनको तोड़ना शुरू कर देगी। इसीलिए क्या होता है कि पेशेंट को ईजिली डाइजेस्टेबल सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे खिचड़ी हो गया, दाल हो गया, ग्लूकोज वाटर हो गया, वो दिए जाते हैं, ताकि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली मिले और टिश्यू ब्रेकडाउन जो है वो अवॉइड हो सके, ठीक है। दैन उसके बाद मेंटेन स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्डिंग टू रिप्लेस द इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस। अब इसमें क्या कह रहा है, मतलब कि फीवर में ऑब्वियसली बात है, पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड्स जो है वो सिर्फ यूरिन के थ्रू नहीं निकलते, है ना। यूरिन के थ्रू जो है बाहर नहीं आते, बल्कि स्वेट और ब्रेथ से भी जो वो बाहर निकलते हैं। और इन्हीं लॉसेस को जो वाटर, स्वेट और ब्रेथ के थ्रू, जो फ्लूइड, स्वेट मतलब पसीना, जो ब्रेथ होती है हमारी, जो हम सांस लेते हैं, उसके थ्रू जब पानी बाहर आता है, हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर जाता है, उसको हम इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस कहते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने जो है इसके लिए काम करना होगा। तो नर्स को क्या करना होता है, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि इंश्योर हो कि जितना पानी जो है बॉडी से निकल रहा है, उतना ही जो है वो रिप्लेस भी हो रहा है, मतलब कि उतना ही पानी बॉडी से बाहर जाना चाहिए जितना बॉडी के अंदर पानी जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद प्रोवाइड ऑरल हाइजीन टू कीप म्यूकोसा मॉइस्ट एंड टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि फीवर के टाइम क्या होता है कि पेशेंट का माउथ जो है वो ड्राई हो जाता है, और ड्राइनेस से डिस्कम्फर्ट होता है और इन्फेक्शन का रिस्क भी होता है ना। इन्फेक्शन, एक तो डिस्कम्फर्ट होता है ऑब्वियसली बात है, और इन्फेक्शन का रिस्क भी जो है वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है, नर्स को रेगुलर ऑरल केयर जो है वो देनी होती है पेशेंट को, ठीक है। जैसे माउथ रिंस हो सकता है ना, माउथ रिंस करेगी, माउथ धोना, है ना, ग्लाइसरीन स्वैब लगा सकती है, ब्रूजिंग कर सकती है अगर पॉसिबल हो सके, ठीक है ना, ताकि म्यूकोसा जो है, जो ऑरल म्यूकोसा आता है माउथ में, जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है, वो मॉइस्चर रहे और सेकेंडरी इन्फेक्शंस के चांसेस जो है वो निल हो सके, ठीक है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, ठीक है। प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, इसका मतलब क्या है, कंफर्ट मेजर्स जो है आपने लेने हैं। जब पेशेंट को फीवर होता है तो उससे क्या होता है, ठंड लग सकती है, उसको गर्मी होती है, वीकनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन फील हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट को हो सकती हैं। तो क्या होता है, नर्स को इंश्योर करना होता है ना, कि पेशेंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले, जैसे रूम जिस रूम में वो है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, कपड़े जो है वो हल्के और साफ़ होने चाहिए, पेशेंट को रेस्ट करने
का चांस मिलना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर जो है सपोर्टिव केयर भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया टाइप्स ऑफ फीवर और ट्रीटमेंट ऑफ फीवर भी हमने पढ़ लिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जहाँ भी कन्फ्यूजन लगता है, अगर किसी भी पॉइंट में आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़।